नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो मेडिकल के थोड़े बहुत डाउट और रह गए थे, जो क्लियर नहीं हो पाए थे उनके बारे में, और जो अदर कोई छोटी-मोटी कमेंट के अंदर क्वेरी आई थी उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन मेडिकल को ही कंप्लीट कर लेते हैं कि मेडिकल के अंदर क्या-क्या चीज़ें रह गई थी। तो मेडिकल के अंदर एक ये आया था कि लोग बार-बार पूछ रहे थे कि भई हाइट हमारी किसी की 1 सेंटीमीटर कम है, आधा सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, क्या हमको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर ली थी कि जो हाइट और कलर ब्लाइंड तो ऐसे बड़े इश्यू हैं जिससे सीधा मेडिकल में आउट किया जाता है। फिर भी आधा 1 सेंटीमीटर का वो भी उन पे डिपेंड करता है। चल जाता है, नहीं चलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेडिकल जो होते हैं 4 हॉस्पिटल के अंदर हुए थे पिछली बार एसआई के। एसएमएस हॉस्पिटल, कामाटिया हॉस्पिटल जयपुर और एसआर गोयल हॉस्पिटल जयपुर और एक सैटेलाइट हॉस्पिटल। और चारों हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल है उसके अंदर थोड़ी-थोड़ी बातें अलग-अलग थी, मतलब माइनर चीज़ें। जैसे कि मेरा कामाटिया हॉस्पिटल में था तो वहाँ पर नॉक नी चेक ही नहीं हुई। तो आप में से बहुत सारे लोगों का था कि नॉक नी में आउट करते कि नहीं करते, मेरी तो चेक भी नहीं हुई, जबकि अदर हॉस्पिटल्स के अंदर चेक हो गई। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सभी हॉस्पिटल के अंदर अलग होती है। और वैसे नॉक-नी के अंदर जनरली मुझे नहीं लगता आउट किया जाता है। वो एक मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल चीज़ है उसके अंदर। तो मेजर इश्यू जो है अपनी हाइट के और कलर ब्लाइंड के हैं। अब एक इंस्टाग्राम पे एक आपकी तरह कोई एस्पिरेंट ने मेरे को भेजा कि मतलब कि सर पे मधुमक्खी से कटवा के थोड़ी-सी हाइट बढ़ जाती है। देखो इस तरह के काम अपने को नहीं करने होते हैं, है ना? हाइट ऐसे नहीं बढ़ती है, हाइट जितनी है उतनी रहेगी। तो मधुमक्खी से सिर पे कटवाने का काम नहीं करना है अपने को, ठीक है? बाकी आप समझदार हैं, क्या पता ही है क्या करना है, नहीं करना है ना? तो मधुमक्खी से नहीं कटवाना। तो एक तो हाइट वाला इशू हो गया और एक था टीथ वाला इशू कि कोई कह रहा है मेरे दाँत कम है, ख़राब हो रखे हैं, टूटे हुए हैं। तो टीथ का भी इतने चेक कुछ भी नहीं हुए थे। तो टीथ वाला इशू भी बिल्कुल नॉर्मल सा है, इसकी वजह से आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा। टीथ वाले भी बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें, ठीक है? और एक बार-बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे ऑपरेशन हो रखा है, तो क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है? देखो, ऑपरेशन के अलग-अलग तरह के होंगे। अब जैसे मेरा एक दोस्त है जिसके नाक का ऑपरेशन हो रखा था, नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी, उसको कटवाया था, या नाक की हड्डी टेढ़ी हो रखी थी, उसको सही करवाया था। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी। आप ही सोचिए इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो उसको मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इस ऑपरेशन से। अब मान लो आपका ऑपरेशन कोई बहुत ही सीवियर बीमारी का हो रखा है, जैसे आपका कोई हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, तो कैसे संभव होगा सिलेक्शन? क्योंकि आप एक चीज़ देखो कि एसआई की ट्रेनिंग है लगभग 1 से डेढ़ साल की। तो मेडिकल कराने का उद्देश्य ये है कि इस हार्ड ट्रेनिंग को भी वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो इसलिए किसी का बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो रखा है कि कोई मेजर बीमारी है, तो उसको है ना पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको मेडिकल में दिक्कत है या नहीं है, आप डॉक्टर से पूछो। मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट ही रहा हूँ। अब आपकी कोई गंभीर बीमारी है, कोई मान लो कि कोई हर्निया के बारे में बोल रहा था, कुछ कोई बोल रहा था कि मेरे एक ऑपरेशन हो रखा है पेट के अंदर, किस चीज़ का हुआ है? तो ये सारी चीज़ें आपको एक डॉक्टर क्लियर कर सकता है, इनमें एक जनरल जानकारी दे सकता है। मैं क्या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता आपको। अब कोई कहता है कि मेरे हार्ट का कुछ ऑपरेशन हो रखा है, तो हार्ट के ऑपरेशन भी अब किस तरह का हो रखा है, ठीक है? तो वो तो डॉक्टर ही बता पाएगा कि ये फिट है कि नहीं है। तो मैं तो एक जनरल चीज़ें आपको बता सकता था कि भई आँख के अंदर क्या देखते हैं, हाइट का क्या होता है, कलर ब्लाइंड क्या होता है। क्योंकि अब जैसे वहाँ पर जैसे टेस्ट के नाम पे आप देखो ईसीजी का टेस्ट हो रहा है, यानी हार्ट को देख रहे हैं वो। फिर सोनोग्राफ़ी भी हो रही है। अपने फेफड़ों का वो एक्स-रे भी ले रहे हैं इस पोर्शन का। तो अब उसके अंदर वो गंभीर चीज़ें देख लेंगे, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है तो मेडिकल में डेफ़िनेटली दिक्कत आनी है। तो वो चीज़ तो आपको डॉक्टर बताएगा, कोई भी नहीं बता सकता। तो कोई बता भी रहा है तो देखो एक अनुमान है कि ऐसा हो जाएगा, शायद आपकी दिक्कत नहीं आएगी, आएगी, इस तरह की बातें हैं। ज़्यादा बेटर है कि आपको अगर लगता है कि बीमारी गंभीर है, तो वो डॉक्टर ही बता सकता है। उन स्पेशली अपन ने जो 4 हॉस्पिटल के अभी मैंने नाम बता दिए, कामाटिया हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल, एसआर गोयल और एक सैटेलाइट हॉस्पिटल।
इसके किसी डॉक्टर से संपर्क करो, पता करो कि ये बीमारी चलेगी कि नहीं चलेगी, वो ही बता पाएंगे, है ना। कोई कह रहा था टेस्टिस में प्रॉब्लम है या अदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ी गंभीर कैटेगरी की ये दिक्कत है मेडिकल के अंदर, तो उसके बारे में उसको डॉक्टर ही बता पाएगा, कोई भी नहीं बता सकता, और वही एक सही राय दे पाएगा। तो आप तैयारी करने से पहले अगर आपकी गंभीर बीमारी है, कोई बड़ा ऑपरेशन हो रखा है, तो आपको बिल्कुल उधर एक डॉक्टर से ही पूछना चाहिए कि आप मेडिकली फ़िट हो कि नहीं हो। एक का और था कि मेरे ऑपरेशन से बेबी हो रखे हैं, हुआ है जस्ट, पर मैं फ़िट हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऑपरेशन से। अगर ये तो एक जनरल चीज़ चल रही है, जो सिजेरियन से अगर बच्चे हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई भी आपको रोकेगा, तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई, तो इसके लिए भी बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हाइट का सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहा था एससी और एसटी कैटेगरी के लड़कों का या लड़कियों का आ रहा था, कि वो बता रहे थे कि भाई विज्ञप्ति के अंदर लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर का उनको हाइट का रिलैक्सेशन है। देखो, उसको आप ढंग से पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिस दिन जब सिलेक्शन की बात आती है और सारे एससी एसटी के कैंडिडेट ख़त्म ही हो जाते हैं, तो फिर आपको 5 सेंटीमीटर का हाइट का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आपसे ज़्यादा हाइट का कोई कैंडिडेट बैठा है और उसकी रैंक भले चाहे आपसे कम भी है, और वो बैठा है और उसका भी मेडिकल हो रहा है, तो पहले उसको प्रेफरेंस करके ले लिया जाएगा। और सीधी सी बात, ये शर्त शायद इसलिए रखी गई थी शुरुआत में, जब पुराने टाइम पे क्या होता था कि भाई एससी एसटी के आवेदन भी इतने ही नहीं आते ही नहीं थे, तो फिर गिनती के 2-4 लोग या 10-50 लोगों के आवेदन आते थे। अब उनमें भी फिर हाइट की वजह से कोई बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए उनको स्पेशल एक रिलैक्सेशन देते थे, ताकि इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस में आ सकें। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। आपको पता है कि वैकेंसी से तो ज़्यादा 100% फॉर्म आने ही हैं, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, तो उनको ऑप्शन मिल ही जाएगा। भाई आपसे लोअर रैंक के अंदर भी ऐसा बंदा तो मिल ही जाएगा जिसकी हाइट 168 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, तो फिर उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, जो एससी एसटी के कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हमको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, ये उस कंडीशन के अंदर है कि इकलौता बंदे आप ही बचे हो अब सिलेक्शन के लिए। अब आपके नीचे एससी एसटी का कोई बचा ही नहीं। अगर आपको नहीं लिया गया तो ये सीट, ये वैकेंसी खाली रह जाएगी, एक एससी की सीट या एसटी की सीट खाली रह जाएगी, उस कैटेगरी में आपको लेंगे। अगर आपका ऑप्शन तैयार बैठा है, चाहे लोअर रैंक के अंदर है, तो आपको हटा के उसको ले लिया जाएगा। यानी 5 सेंटीमीटर का जो एज रिलैक्सेशन, वो हाइट रिलैक्सेशन है, उसको आप भूल ही जाओ, क्योंकि पहले होता था कि आवेदन नहीं आता था, अब तो खूब ही आवेदन आते हैं। तो एससी एसटी वाली कोई हाइट वाली चीज़ रही नहीं है। 168 सेंटीमीटर है हाइट, आधा 1 सेंटीमीटर आपकी किस्मत है तो चला लेंगे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपकी किस्मत में वापस कह रहा हूँ, कोई भी उल्टे तरीके मधुमक्खी से कटवाने के वैसे अपने को नहीं करने हैं, बाकी आप समझदार हैं। और एक आया था भाई रैंक फॉर एपी। भाई नॉर्मल क्या होगा कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो रहेगी एपी को भरने वालों की रहेगी, जनरली ऐसी रहती है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 1015 वैकेंसी में से 896 वैकेंसी तो केवल एपी की है। तो मैं तो कह रहा हूँ सबका एपी में ही हो जाएगा। आईबी या आरएसी के अंदर तो शायद उन लोगों का जो प्रेफरेंस के अंदर ही आईबी या आरएसी डाल दें, अन्यथा जो सेकंड प्रेफरेंस होगी वो इनको मिल जाएगी। तो आप एपी की तो टेंशन, मतलब जिसका भी सिलेक्शन होगा लगभग सबका एपी में ही होगा, क्योंकि 896 पोस्ट है आपकी एपी की, यानी लगभग 900 पोस्टें हो गई। 115 पोस्टें के करीब ही, 115-20 पोस्टें तो है जो आईबी या आरएसी की है, ठीक है। तो कितना तो स्कोप बनेगा उनके सिलेक्शन का, या तो कोई प्रेफरेंस में डाल देगा तो वो वैसे उसको आईबी और आरएसी को ले लेगा, उसकी सीट को ले लेगा, बाकी अपने को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब तक सिलेक्शन होगा सबका एपी में होगा, ऐसा मान के चलो, तो एपी के लिए अपने को लोड लेना ही नहीं है। एक आ रहा था कि भाई हम तो भाई एक जॉब के रूप में ऐसे ही को चुन रहे हैं, बाकी हमको आगे बढ़ना है, हमको कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या आरएस की तैयारी करनी है, उस वे में वो बता रहे थे कि क्या इसमें पढ़ने का टाइम मिलता है। तो देखो, इसकी एसआई की जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग कम से कम 1.5 साल लेती है, ठीक है। 1.5 क्या, बल्कि कभी 2.25 साल तक भी जा सकते हैं इसके, क्योंकि कमांडो की लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग और होती है। तो देखो, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर तो आप पढ़ पाओगे, ऐसा संभव ही नहीं है। सपने में भी मैं सोचो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर पढ़ पाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर आपको सोने का टाइम भी पूरा नहीं मिलेगा। आप इतने दिन भर के थके रहोगे, बस आपको गिनती के 5-6 घंटे 7 घंटे सोने के मिलेंगे। इतने थके होगे क्या खाना खाकर सो जाओगे। पढ़ना तो लगभग असंभव सा ही है ट्रेनिंग पीरियड के अंदर, यानी लगभग 1-1.5 साल तक तो आप भूल ही जाओ। और फिर जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करके ज़िले के अंदर चले जाओगे, तो अगर आप थाने में ही आपकी बाद में आपका व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है जो लगभग 1 साल वो भी चलता है, तो बार बार आपकी अलग अलग जगह के एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये मान के चलो नहीं मिलेगा। फिर ट्रेनिंग भी हो गई,
उसके बाद भी पुलिस का काम ही 24 घंटे की ड्यूटी है, तो जो टाइमिंग वाला इशू है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सोच रहा हूँ कि इसको साथ में रखते हुए आगे तैयारी कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल ही है भाई मेरे हिसाब से तो। और रही बात अगर आईबी और आरएसी के अंदर होते हों तो उसका मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि आईबी के अंदर तो एक साप्ताहिक छुट्टी भी मिल जाती है अपने को, आरएसी के अंदर पढ़ने के टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर आपको केवल नौकरी के हिसाब से ही इसको भरना है कि हमको बस एक जॉब लग जाए, तो आप आईबी और आरएसी को प्रेफरेंस दे देना, और पहले आरएसी को देना फिर आईबी को देना, उसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। फिर उसके हिसाब से आप आगे पढ़ लेना अगर आपको ऐसा लगता है तो। बाकी एपी के अंदर तो थोड़ी क्या ज़्यादा ही दिक्कत है पढ़ने की, आपको टाइम वाइम थोड़ा नहीं मिलेगा। एक भाई का आया था कि भाई होम पोस्टिंग कब टाइम तक हो जाती है, तो पुलिस के अंदर क्लियर है, सब इंस्पेक्टर एंड अबव रैंक की कभी भी होम पोस्टिंग नहीं होती, यानी आपको गृह जिला कभी नहीं मिलता। ये बात करते हैं अपन स्पेसिफिक एपी के लिए, क्योंकि एपी वाले आदमी क्या लगते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर लगते हैं, एसएचओ लगते हैं, तो उनको कभी भी जिला नहीं मिलता। पर आईबी के जो कैंडिडेट हैं ऐसा ही है, उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। तो अगर किसी को होम पोस्टिंग में ज़्यादा रुचि है तो आईबी को आराम से आप पढ़ लो, क्योंकि उसमें आपको गृह जिला भी मिल जाएगा। आरएसी के अंदर जो इनकी बटालियन फिक्स हो रही है वहीं पोस्टिंग हो सकती है और कहीं नहीं होगी, तो ये होम पोस्टिंग वाला अपन ने बता दिया। एक आ रहा था कि भाई जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, क्या क्रिमिनोलॉजी, इनका क्या वेटेज है, तो इसके अंदर देखो सीधा से लिखा हुआ है कि इनको वेटेज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, सीधा सा होता है जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है ना, उस दिन आप उसके अंदर बताते हो कि मैंने ये क्रिमिनोलॉजी का कर रखा है या एनसीसी का ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो उसके बारे में फिर जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर वो उसके डिपेंड करता है कि शायद लगभग 3 नंबर 4 नंबर वो एक्स्ट्रा अपने हिसाब से दे देता है, आपको भी पता नहीं चलेगा कि भाई जैसे मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और इंटरव्यू में मेरे 50 में से 35 नंबर आए, तो इसके अंदर ये थोड़ी पता चलेगा कि 50 में से 34 नंबर तो मेरे इंटरव्यू के थे, 1 नंबर मेरे को सर्टिफिकेट का दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो ऐसे दिया जाता है नंबर, ठीक है। तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके कितने नंबर किस वजह से आए हैं। बाकी यहाँ कि वेटेज दिया जाता है, वेटेज भी उस कंडीशन का वो क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे नहीं कि आपने सर्टिफिकेट कहीं से भी पकड़ा दिया और आपको जो भी 3 नंबर 5 नंबर का वेटेज वो दे देंगे। उससे सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक सवाल पूछे जाते हैं, उनको लग जाता है कि ये वास्तव में सर्टिफिकेट इसने बहुत ही मेहनत से कमाया है, तो उसको नंबर दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट का भी ये वाला रोल रहता है। फिर एक क्वेश्चन और आया था कि जॉब वालों का, कि हम कोई जॉब के अंदर है, अब 5 घंटे ही हैं हमारे पास, 7 घंटे ही हैं। देखो वास्तविकता सरल शब्दों में कही जाए तो वो यही है कि जैसे मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास 24 घंटे पड़े हैं, 7-8 घंटे मैक्सिमम मैं सो गया, अब मैं चाहे तो 15 घंटे पढूँ। अब हर किसी को उससे मतलब नहीं है कि आपकी जॉब है इसकी वजह से आप 2 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, 5 घंटे ही पढ़ पा रहे हो। जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा, जो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा, उसको आरपीएससी ले लेगी। इस सवाल का कोई औचित्य इसलिए नहीं रह जाता कि आप अगर ये कहो कि हाँ मेरी जॉब रहती है फिर मैं इतना ही पढ़ पाता हूँ, तो देखो ये तो कंपटीशन है, खुला है। तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा इस एग्ज़ाम के लिए, सब कुछ समर्पित कर लेगा अपने इस एग्ज़ाम के लिए, उसको ही पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप आपकी पुरानी जॉब से छुट्टी ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, छुट्टी ले लो। और आप देखते हो कि छुट्टी मैं किसी भी रीज़न से नहीं ले सकता, मेरा जॉब भी ऐसी है या मेरे को पैसों की भी ज़रूरत है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, जॉब के बिना मैं रह ही नहीं सकता, तो कैसे भी करके आपका कंसंट्रेशन पावर भी पढ़ो और जितने घंटे मिल रहे पढ़ने के उसको मैक्सिमम यूज़ में लो। तो मैनेजमेंट तो यही है कि जितना आप कर सकते हो उतना कर लो। मैं तो सीधा ही कहूँगा कि कोई अगर मुझसे ये भी पूछ रहा था कि आप कितने घंटे पढ़ते थे यार, तो मैं तो कहता हूँ कि ये तो कंपटीशन है, इसमें आप दिन के अगर 24 में से 24 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो भी वो कम ही लग जाएंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है। एक किताब पढ़ लोगे, दूसरी किताब पढ़ी है अपने पास और पढ़ने के लिए, दूसरी के बाद चौथी और पढ़ी, 5वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी, किताबों का कोई अंत है नहीं। तो इसके अंदर तो कंपटीशन चीज़ ऐसी है कि इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि एक ये किताब देती इसी में से सवाल आएंगे, सवाल कहीं से भी आ सकता है। तो घंटे पढ़ाई के कितने होने चाहिए, जितने आप निकाल सको उतने, सीधी बात है, जितने पढ़ सको। अगर आप 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ सकते हो 12 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ सकते हो 15 पढ़ो, जितना टाइम है सारा पढ़ लो। इसलिए जो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ जितने घंटे मिल सके उतने सारे घंटे पढ़ना चाहिए। जॉब वालों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए वो आपको करना है। हो सके तो छुट्टी ले लो, सबसे बेस्ट है, सब कुछ छोड़ दो। एक अपने लाइन बोलते हैं कि या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। भाई अगर आपने इस लाइन को चूज़ कर लिया है तो या तो पूरी तरीके से इसको चूज़ करो कि मेरे को पढ़ना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, या फिर पढ़ना ही छोड़ दो या इस लाइन को ही छोड़ दो।
बीच का रास्ता नहीं होता कि यार मैं तो 2-4 घंटे पढ़ लेता हूँ, फिर 2-4 घंटे मेरे कोई काम है तो उस पे चला जाता हूँ। देखो, सारी ज़िम्मेदारियाँ अपनी अपनी जगह हैं, पर आरपीएससी को केवल उसी से ही मतलब है जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सबसे ज़्यादा सही तरीके से पढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर ला रहा है। उसको इस चीज़ से कितने भी कुछ भी मतलब नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी या आपका कुछ भी क्या था। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैनेजमेंट आपको अपने लेवल पे ही करना होगा। सबसे बेस्ट आप छुट्टी ले सकते हो तो ज़रूर ले लो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। समर्पित हो जाओ पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए। तन तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। तो स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम जितने कर सको उतने कर सकते हैं। जॉब वालों कैसे मैनेज करना ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे बेस्ट छुट्टी ले लो, नहीं ले सकते तो जितना टाइम मिला उसको मैक्सिमम अपन यूज़ में लेंगे तो अपना सिलेक्शन हो पाएगा, आराम से हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। और अब एक मुझे लग रहा था कि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने APIB RAC MPC के बारे में अंतर करने की, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ चीज़ें बता दी थी पर बहुत सारी चीज़ें छूट गई है। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ एक वीडियो अलग से ही बना लूँ। इसके अंदर संपूर्ण चाहे 15-20 मिनट की वो अकेली वीडियो हो जाए ताकि आपको प्रेफ़रेंस भरने में कोई भी दुविधा ना हो, तो उसकी अपन एक अलग वीडियो बना लेंगे। रही बात ऑनलाइन क्लास लेने की, तो वो जो मैंने बोला था हिंदी की एक सीरीज़ चलाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कुछ जैसे कि अपने डिजिटल बोर्ड वगैरह या किस तरह से पढ़ाया जाए उसमें थोड़ा समय लग रहा है, तो जल्दी अपन चालू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।